और हिंदुस्तान में गांधी को मानने वाले, नेहरू को मानने वाले, लोहिया को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले लोग थोड़े नहीं हैं। आज भी केवल और केवल यही राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आज भी भाजपा को जब लोगों के बीच में जाना होता है तो इन्हीं राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोलवलकर और सावरकर की चर्चा कभी कभी होती है। गोलवलकर और सावरकर के नाम पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती। गोलवलकर और सावरकर के नाम पर भाजपा लोगों के बीच में आज भी नहीं जा सकती है। गोडसे के नाम पे आज भी लोगों के बीच में नहीं जा सकती। हम थोड़े लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता के जितने प्रतीक हैं वो सारे प्रतीक हमारे साथ हैं। उन सारे प्रतीकों की विरासत हमारे साथ है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो संस्कृति में हो। एक भी नाम हिंदुस्तान के सांस्कृतिक जीवन का ऐसा नहीं है जिसका आरएसएस भाजपा से कभी कोई संबंध रहा हो। अपनों की सभा है और सब एक ही तरह के सोचने वाले हैं। अब इसमें क्या सुनना और क्या सुनाना और क्या कहना, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है इसमें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें ऐसी कह सकूं जिससे इस मुहिम में शायद कुछ मदद हो। पहली बात तो ये कि हमारे जैसे लोगों के बीच में हालत के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। दिन रात जो स्थितियां हैं उसका हम सामना भी करते हैं, उसको भुगतते भी हैं, उसका विश्लेषण भी करते हैं और ये लगातार कर रहे हैं। संविधान का महत्व क्या है, सेकुलरिज्म का महत्व क्या है, ये भी एक दूसरे को बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। हम कितने कमिटेड हैं या हमारी परंपराएं, हमारे नेता इनके लिए कितने प्रतिबद्ध रहे हैं, ये सब बातें एक दूसरे को बहुत सुनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि इसका महत्व नहीं है, इसलिए कि इनके बारे में हम लगातार बात करते रहते हैं। ये क्राइसिस नहीं, ये संकट नहीं है, चुनौती नहीं है। चुनौती ये है कि जो लोग संविधान को मानते नहीं हैं, सेकुलरिज्म को मानते नहीं हैं, लोकतंत्र को मानते नहीं हैं, वो सत्ता में हैं। और ये एक बदकिस्मती है पर एक खुशकिस्मती भी है। हमको याद रखना चाहिए, हम कहते हैं ये फांसीवादी सरकार है। दुनिया में किसी फांसीवादी सरकार ने अपने देश के नागरिकों को इतना लंबा अवसर नहीं दिया है उससे लड़ने का। ये अकेला नमूना है जिसमें हिटलर से हम तुलना करते हैं बार बार, पर जब हिटलर एक बार सत्ता में आ गया उसके बाद कोई दूसरा चुनाव नहीं हुआ जर्मनी में। वहां के लोगों को अगर कोई बात कहनी थी तो वो जान दे के ही कह सकते थे, और केवल जान ही दे सकते थे, कुछ कह नहीं सकते। यहां पर 2014 के बाद केंद्र और राज्यों में कई चुनाव हुए हैं और हमको मौका है, अभी भी हमारे पास मौका है खुद को संगठित करने का। अभी भी लोकतंत्र बहुत सिकुड़ गया है, उसके बावजूद भी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटाने का मौका हमारे पास है, अभी तक है। कल होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। और इतने लंबे समय का भी अगर हम इस्तेमाल ना कर सकें तो कहीं न कहीं हमको अपनी ओर देखना होगा, अपनी ओर झांकना होगा कि आखिर ये मुसीबत है क्या, हमारे अंदर क्या मुसीबत है, इसके बारे में सोचना होगा। इंडिया अलायंस को हम सपोर्ट करते हैं। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, मैं स्वराज इंडिया का प्रतिनिधि हूं इस सभा में, लेकिन मैं भारत जोड़ो अभियान में भी काम करता हूं। तो इंडिया अलायंस को तो हम सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर इंडिया अलायंस को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये सवाल है। इंडिया अलायंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टीज तक ये खबर पहुंचाना, जैसे ये सम्मेलन के द्वारा पहुंचाया गया,
उनको सपोर्ट ऑफर करना, उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करना, ये जरूरी काम है। लेकिन ये हमारी कोई महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होगी, ये मानने की हमको कोई जरूरत नहीं है। इंडिया अलायंस के जो कंस्टिट्यूएंट हैं, वो हमने अभी देखा कि असेंबली इलेक्शन में आपस में ही उनमें कोई तालमेल नहीं था। अब उनका आपस में कितना तालमेल होगा, कैसे तालमेल होगा, कितनी दोस्ती चलेगी, कितनी दुश्मनी चलेगी, हम नहीं जानते, और हमारा उसमें कोई बहुत रोल भी नहीं हो सकता। हमारी सभा में कभी कभी आ जाएंगे, हमारी बात सुन लेंगे, कभी हम मिलकर के भी कुछ बात कह देंगे, इससे राजनीति के नतीजों पे कोई बहुत फर्क नहीं आएगा। तो हमें जिन बातों के बारे में सोचना चाहिए वो ये कि इंडिया अलायंस तो एक औजार है, जैसा भी है, आधा अधूरा औजार है, काफी आपस में लड़ता हुआ औजार है, लेकिन एक औजार है और मुख्य औजार है। और जब चुनाव होंगे तो अगर बीजेपी हारेगी, जो हार सकती है, जो हारना भी चाहिए, तो ज्यादातर जगहों पे इंडिया अलायंस की पार्टीज ही उनको हराएंगी, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर इंडिया अलायंस की पार्टीज हरा सकें, बीजेपी हारे, इसके लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हमारा क्या योगदान हो सकता है, ये हमको सोचने की और समझने की जरूरत है। और उसमें हमको जो संकट है आज, देखिए संविधान की जो आत्मा है, संविधान के बारे में जो हमारी समझ रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी संविधान है, जवाहरलाल नेहरू का भी संविधान है। इस संविधान को बचाने के लिए बहुत पार्टियों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, पर जब हम उसकी बात करते हैं तो उस संविधान का अनुभव क्या बीजेपी के सत्ता में आने से पहले लोगों को हुआ है क्या? जो जितनी तरह की बातें संविधान के बारे में हम कहते हैं, वो सारी बातें बीजेपी की सत्ता में आने से पहले भी नहीं थी। इसलिए संविधान की लड़ाई का फलक इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देश में लागू नहीं हुए हैं तो 75 साल से लागू नहीं हुए, उसके लिए केवल पिछले 10 साल जिम्मेदार नहीं है। तो जब हम खतरे की बात कर रहे हैं, संकट की बात कर रहे हैं, तो किस खतरे की बात कर रहे हैं, किस संकट की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सफाई से अपनी समझ हमको बना लेनी चाहिए। बीजेपी के सत्ता में आने से पहले जैसा भी लोकतंत्र था, जैसी भी संवैधानिक व्यवस्था थी, जिसके खिलाफ यहां बैठे सभी लोग लड़ते ही रहे, कांग्रेस शासन में जेल में भी गए, मार भी खाई। एक तो यहां पर आजन्म कारावास के उनको मिली हुई है सजा कांग्रेस शासन की वजह से, वो भी यहां बैठे हुए। पर उस सब के बावजूद भी 2014 से पहले जो शासन था, उसमें जितना भी आधा अधूरा, लंगड़ा लूला लोकतंत्र था, संवैधानिक व्यवस्था थी, वो आज की स्थिति से कई गुना बेहतर थी। उसी को बचाने की लड़ाई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रखेंगे तो हर दिन अखबार पढ़ करके, कभी जनोधारी का बयान पढ़ करके, कभी ब्राह्मण का बयान पढ़ के, कभी शिव भक्त का बयान पढ़ करके, हर दिन हमारे मन में शंका पैदा होगी कि क्या ये इंडिया अलायंस की पार्टियां भाजपा के खिलाफ औजार हो सकती हैं क्या? हर दिन इस शंका में जाने की जरूरत नहीं है। इनकी कमियां क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, इनकी नीतियां क्या हैं, इससे हम बहुत लड़े हैं, हम जानते हैं उसको। अब हम उनका समर्थन करेंगे इसका मतलब वो बदल गए हैं, कल से वो कुछ नया करने लगेंगे। नया हो सकता है, जब बड़ी लड़ाई होती है तो कई नई शक्तियां पैदा होती हैं, पुरानी चीजें बदलती हैं, लेकिन केवल इस भरोसे से इस लड़ाई में हम नहीं जा सकते।
तो पहली सफाई इसकी हमको करनी है कि जैसी भी व्यवस्था थी, कितनी भी खराब व्यवस्था थी हमारी, उससे चाहे कितनी भी लड़ाई थी, वो व्यवस्था भी आज की व्यवस्था से बहुत बेहतर थी और उसके लिए आज हम लड़ रहे हैं। उसके लिए अगर लड़ रहे हैं तो हर रोज हमारे मन में शक पैदा नहीं होगा कि हम किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं और क्यों समर्थन कर रहे हैं। ये समझ बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि इस लड़ाई में हम देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, कोई शक की बात नहीं। इंडिया अलायंस को जिताने की भी लड़ाई है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। पर ये एक संगठन के नाते, विचारधारा के नाते, आंदोलनों के नाते हमारी भी लड़ाई। पिछले 9 साल में जब से ये सत्ता आई है, हम अपने जिन पार्टियों के, जिन आंदोलनों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उनके संगठन और आंदोलन की क्या स्थिति है, इसका भी वो आकलन करें। उनके लिए काम करना कितना मुश्किल है, उनके लिए कोई संगठन बनाना कितना मुश्किल है, उसका भी आकलन। क्योंकि ये भी आता है हमारी चर्चा में, ये भी आता है कि अच्छा हम करेंगे इंडिया अलायंस का समर्थन, हम करेंगे लालू जी का समर्थन, हम करेंगे अखिलेश का समर्थन, हम करेंगे कांग्रेस का समर्थन, वो हमको क्या देंगे? बिना शर्त समर्थन की भी बात होती है, लेकिन ये बात हमारे बीच में आती रहती है। और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें केवल इंडिया अलायंस की पार्टी आपस में नहीं लड़ रही, जो आंदोलन समूहों के प्रतिनिधि हैं, क्रांतिकारी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो भी हर राज्य में चुनाव लड़ रहे। हमारे ही साथी, हमारे जैसे, हमसे बेहतर है, हमसे ज्यादा जनाधार वाले साथी हैं, ज्यादा क्रांतिकारी साथी, वो भी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी ऐसे दर्जनों सम्मेलन का हिस्सा रहे होंगे जहां देश खतरे में है, देश को बचाना है और सबको मिलकर बचाना है, इसकी बात वहां भी हुई। तो ये भी हमको समझ बनानी है। जब हम अनकंडीशनल सपोर्ट की बात करते हैं तो अनकंडीशनल सपोर्ट की बात इसलिए नहीं करते कि हम कोई फेवर कर रहे हैं इंडिया अलायंस का। अनकंडीशनल सपोर्ट की बात केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है। अनकंडीशनल सपोर्ट की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि हमें अपने संगठनों को भी बचाना है, अपनी विचारधाराओं को भी बचाना है। जितना क्राइसिस मेन स्ट्रीम पार्टीज का है, उससे ज्यादा संकट हमारे लिए है। वो तो पार्टी बदल सकते हैं। भाजपा के एमपीओ में आप जोड़ेंगे कितने लोग कांग्रेस के हैं, कितने जनता दल के हैं, कितने समाजवादी पार्टी के हैं, गिनती करना मुश्किल होगा। ये पार्टियां बदल सकते हैं, एक दूसरे के घर जा सकते हैं, हम पार्टियां नहीं बदल सकते। हम नहीं जा सकते भाजपा, हमें नहीं चाहिए उनसे मिलके किसी किस्म की कोई शांति, कोई राहत किसी किस्म की। तो ये लड़ाई हमारी लड़ाई, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना, हम अपनी लड़ाई के लिए औजार ढूंढ रहे हैं, कोई उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं इंडिया अलायंस को, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना होगा। वो हमारा अपमान भी कर सकते हैं, वो कई जगह बात भी नहीं करते। कर्नाटक में एक जगह हमने टीम भेजी, एमएलए ने उसको गाली देके टीम को भगा, जो एमएलए का कैंडिडेट था कांग्रेस का। एक जगह टीम भेजी, उस एमएलए के, उस कैंडिडेट के कंस्टिट्यूएंसी में टीम भेजी जिस एमएलए के खिलाफ वो 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथियों ने इसके बावजूद कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए काम किया। आज के समय में यही त्याग है, यही बलिदान है। आज कोई भगत सिंह की तरह आपको पकड़ के फांसी पे नहीं चढ़ाने वाला, वो मौका आपको नहीं मिलेगा। हमारे जैसे संगठनों को, हमारे जैसे समूहों के लिए त्याग और बलिदान यही है कि अपमान सहना पड़ेगा। आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे संवाद नहीं करेंगे, पर आपको लगातार सोचना है कि कैसे बीजेपी की ताकत को हम घटा सकते हैं और कैसे इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं चुनाव में उनकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में काफी लंबी बात हो सकती है,
उतनी लंबी बात करने का समय नहीं है। जो संगठन है, जो मंच है, वो आपस में उसके बारे में बात करेंगे जब जब समय होगा। और एक आखिरी चीज, हमारी बातचीत में, आज भी यहाँ की बातचीत में कई बार लगता है कि हम बहुत थोड़े हैं, बहुत मुश्किल है, लड़ना है। हम थोड़े नहीं है। हमारी तादाद, हमारा एक संगठन नहीं है, एक पार्टी नहीं है, एक मंच नहीं है, वो एक अलग बात। पर हिंदुस्तान में गांधी को मानने वाले, नेहरू को मानने वाले, लोहिया को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले लोग थोड़े नहीं हैं। आज भी केवल और केवल यही राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आज भी भाजपा को जब लोगों के बीच में जाना होता है तो इन्हीं राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोलवलकर और सावरकर की चर्चा कभी कभी होती है। गोलवलकर और सावरकर के नाम पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती। गोलवलकर और सावरकर के नाम पर भाजपा लोगों के बीच में आज भी नहीं जा सकती है। गोडसे के नाम पे आज भी लोगों के बीच में नहीं जा सकती। हम थोड़े लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता के जितने प्रतीक हैं, वो सारे प्रतीक हमारे साथ हैं। उन सारे प्रतीकों की विरासत हमारे साथ है। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो संस्कृति में हो। एक भी नाम हिंदुस्तान के सांस्कृतिक जीवन का ऐसा नहीं है जिसका आरएसएस, भाजपा से कभी कोई संबंध रहा हो। हम थोड़े लोग नहीं हैं। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। हम आपस में लड़े हैं और जायज लड़े हैं। हमें आपस में लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो लड़ाई देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई। पर जब आज हमसे वो लड़ने का मौका छीना जा रहा है, आज जब हमसे आज संगठन करने का मौका छीना जा रहा है, अपनी बात कहने का मौका छीना जा रहा है, तो आज उसकी रक्षा करना सबसे जरूरी है। और वोट में भी और चुनाव में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 साल में भाजपा ने जितने चुनाव जीते हैं उससे ज्यादा चुनाव हारे हैं। मन से ये भ्रम हटा लीजिए, ये भय हटा लीजिए। भाजपा 2 चुनावों की बात करती है कि हमारे पास मैंडेट है। हिंदुस्तान के हर राज्य का चुनाव वही वोटर वोट देता है जो लोकसभा में वोट देता है। कितने राज्यों का वो चुनाव जीते हैं और कितने राज्यों का चुनाव वो हारे हैं, ये हम पर उसकी चर्चा नहीं करते। अभी कर्नाटक हारे, अभी 5 राज्यों के नतीजे 3 तारीख को आ जाएंगे, जिसमें से शायद सारे चुनाव वो हारने वाले हैं। हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।